हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग बट यू कैन स्टार्ट वेयर एवर यू आर एंड चेंज द फ्यूचर, चेंज द एंडिंग। यानी कि आप कभी भी पीछे जाके अपना जो शुरुआत थी उसको तो बदल नहीं सकते। आप क्या करना चाह रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप बदल क्या सकते हैं। आप अपने जहां कहीं पे भी आप हैं वहां पे होके, जिस भी मोड पे आप हैं वहीं पे नई शुरुआत करके आप अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। दैट मीन्स सीधा सा मतलब ये है कि पास्ट के ऊपर अटके मत रहो। पास्ट में जो हो गया, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, या काश ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, उस चीज के ऊपर मत अटके रहो। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उस बात को, आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। अब क्या कर सकते हो जिससे कि आगे अच्छा हो जाए, उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Iran's October 1 ballistic missile attack on Israel marks a serious escalation in multi-party conflict in West Asia. 1 अक्टूबर को क्या हुआ, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करा इसराइल के ऊपर, जो कि सीरियस गंभीर तौर पे इंक्रीज कर देता है, एस्केलेट करता है, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ा देता है मल्टी पार्टी कंफ्लिक्ट की वेस्ट एशिया में। मल्टी पार्टी मतलब बहुत सारे देश इसमें अब कूद चुके हैं। द अटैक इज नॉट सरप्राइजिंग एज ईरान वॉज अंडर प्रेशर। अब ये अटैक जो था ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ईरान के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। कहाँ से? एट होम, उनके घर में उनके नागरिक जो थे वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे, एंड इन द रीजन, और इस गल्फ रीजन में जो बाकी उनके सहयोगी देश हैं वो भी उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आपको इसका जवाब जरूर देना चाहिए। फ्रॉम इट्स एलाइज टू रिस्पॉन्ड टू रिपीटेड इजरायली प्रोवोकेशन, इसराइल की तरफ से बार बार ईरान के ऊपर अटैक हो रहा था। दमास्कस में उनके एम्बेसी के ऊपर, ईरानियन एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया, वहां पे उनके कुछ नागरिक मारे गए। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार जब ईरान के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, उनको प्रोवोक कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो उनके सहयोगियों ने, घर के उनके जो नागरिक हैं, उन सब ने बोला कि भाई तुम इसका जवाब दो, तुम इसका जवाब दो। तो इसलिए मजबूरन ईरान को भी अटैक करना ही था। क्योंकि इससे पहले एक बार आपको याद होगा कि दमास्कस की घटना के बाद में ईरान ने चेतावनी दी थी कि अब इसका बदला हम लेंगे, लेकिन फिर उन्हें कुछ किया नहीं था। राइट, तो दैट मीन्स ईरान थोड़ा बैक स्टेप ले रहा है, चीजों को एस्केलेट होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो वो दूसरे तरीके से, इनडायरेक्ट वे से इस युद्ध को जारी रखे हुए है, जैसा कि हम समझ सकते हैं जो हिजबुल्ला ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, उसके अटैक से। क्योंकि माना जाता है कि हिजबुल्ला के पीछे, हिजबुल्ला की ग्रोथ के पीछे ईरान का सपोर्ट है। राइट, It was Israel that took the war straight to Iran by attacking the Iranian embassy complex in Damascus, Syria on April 1। बोल रहे हैं ये ईरान, इजराइल ही था जिसने सीधे सीधे ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अभी तक ईरान जो है, मान लो अगर ईरान इसके पीछे था भी, तो ईरान डायरेक्ट वे से नहीं, डायरेक्ट चैनल से नहीं हमला कर रहा था। वो हिजबुल्ला की मदद लेके इनडायरेक्ट तरीके से अटैक कर रहा था, जिसमें हम ये भी जाहिर तौर पे नहीं कह सकते कि ईरान ने हिजबुल्ला को प्रोवोक किया ही हो, ईरान ने बोला ही हो हिजबुल्ला को कि आप इसराइल के ऊपर अटैक करो। हो सकता है वो हिजबुल्ला का खुद का भी स्टांस हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि हिजबुल्ला को सपोर्ट ईरान की तरफ से मिलता है, लेकिन वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा था। पर इसराइल ने सीधे सीधे ईरान की एम्बेसी के ऊपर, ईरानियन एम्बेसी के ऊपर दमास्कस सीरिया में अटैक करके डायरेक्ट ईरान के ऊपर घात किया। कब? 1 अप्रैल को, इसी साल की बात है। ईरान रिस्पॉन्डेड विद इट्स फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑन इसराइल 14 डेज लेटर। तो ईरान ने इस घटना के 14 दिन बाद डायरेक्ट अटैक किया इसराइल के ऊपर, जिस जिस 14 दिन के गैप के दौरान में इसराइल और उसके सहयोगी देशों को इनफ टाइम मिल गया था प्रिपेयर होने के लिए, तैयार होने के लिए। Israel's response was a symbolic unclaimed strike at a radar system in Isfahan। इसराइल का जो इसका जवाब आया वो एक सिंबॉलिक, ऐतिहासिक क्या था? अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड मतलब उसके ऊपर उन्होंने कोई भी बोला नहीं कि हमने ये अटैक किया है, इसके ऊपर हमारा हाथ है, ऐसा उन्होंने कोई भी दावा नहीं किया है। तो ये अनक्लेम्ड अटैक था। कहाँ पे? रेडार सिस्टम इस्फहान में।
इस्फहान जगह है, वहां पे एक रेडार सिस्टम के ऊपर ये अटैक किया गया था। जुलाई महीने के अंत में इजराइल अगेन एस्केलेटेड द कॉन्फ्लिक्ट बाय किलिंग इस्माइल हनेहा, द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास इन तेहरान। फिर जुलाई महीने के अंत में इजराइल ने फिर से चीजों को तूल दे दी। कब? जब उन्होंने इस्माइल हनेहा, जो एक पॉलिटिकल चीफ थे हमास के, उनको तेहरान में मार गिराया। ईरान वॉर्ड रिटेलिएशन बट शोड रिस्ट्रेन। ईरान ने कसम खाई कि अब हम बदला जरूर लेंगे, इसका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को रोक लिया। रिस्ट्रेन कर लिया मतलब रोक लिया खुद को, संयम बरता। promising to hold back fire if there was a ceasefire in Gaza। और उन्होंने वादा किया कि हम हमला नहीं करेंगे, हम होल्ड बैक करेंगे, यानी कि खुद को रोक के रखेंगे अगर आप गजा में सीज फायर कर देते हैं, तो गजा में युद्ध विराम कर देते हैं तो। But Israel not only continued the war on Gaza but also expanded the war in the north with Hezbollah। लेकिन इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने घमंड में, ईगो में, जिस भी तरीके से आप बोल ले, उसने गजा के ऊपर अपना युद्ध जारी रखा और साथ ही साथ उसने नॉर्थ में भी हिजबुल्लाह के साथ में युद्ध छेड़ दिया। लेट लास्ट मंथ, पिछले महीने अंतिम दिनों में इजराइल अनलीश्ड वेव्स ऑफ अटैक्स ऑन लेबनान। अनलीश करना मतलब खुला छोड़ देना, मुक्त कर देना। तो इजराइल ने बहुत एक पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से लेबनान के ऊपर अटैक शुरू किया, किलिंग हिजबुल्लाह कमांडर एंड इट्स चीफ, जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडर्स मारे गए, उसके चीफ मारे गए हसन नसरुल्लाह। Now, with Israel threatening to respond to October 1 attack, the conflict is set to enter a more dangerous phase। अब क्योंकि फिर इसके बदले के तौर पे जब ईरान ने अटैक करा 1 अक्टूबर को, तो इजराइल फिर बोले कि अब हम फिर से बदला लेंगे। तो ये जो बदला बदला चल रहा है ना, ये बहुत स्टूपिडिटी वाली बात है। आप अगर किसी के ऊपर अटैक करो, अगर वो बदला ले, तो आपको लगता है कि नहीं, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, और आपके ऊपर अटैक हो जाए तो फिर आप बोलते हो अब हम बदला लेंगे। तो आपका बदला जस्टिफाइड है, दूसरे का बदला जस्टिफाइड नहीं है, ये कैसा है? राइट, दिस इज वेरी रिडिकुलस। बस ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इंडिया को जैसे ग्लोबल साउथ का चेहरा देखते हैं, और कई गल्फ कंट्रीज हैं जो इंडिया से काफी अच्छी दोस्ती रखते हैं, तो जो भी देश इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाए वो रोके, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। इससे अगर सभी कंट्रीज अगर इसमें शामिल हो गई, लास्ट टाइम आपको पता है पाकिस्तान तक अटैक करते करते पहुंच गए थे, पाकिस्तान तक शामिल हो गया था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है, ये एक सीरीज चल पड़ेगी और वर्ल्ड वॉर से हम पीछे नहीं रह पाएंगे। राइट, तो तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए, या गल्फ कंट्रीज के बीच में आपस में कोई युद्ध सीरियस ना छिड़ जाए, तो इसके बीच में इंटरवीन करना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। जितना रशिया यूक्रेन वॉर अहम है, उससे भी कहीं ज्यादा अहम ये हो चुका है। राइट, अब इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेनियन नागरिकों की या रशियन नागरिकों की जान की वैल्यू नहीं है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, इसमें फिर सारी दुनिया बीच में आ जाएगा। इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट नो पार्टी इज डिटरिंग इट्स राइवल। अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें कोई भी पार्टी अपने राइवल को रोकने वाली नहीं है, उसको डिस्करेज नहीं कर पा रही है। Israel's greater firepower did not stop Hamas from launching the October 7 attack, 2023 अटैक। इसराइल का जो इतना ज्यादा बड़ा फायर पावर है, इतना बड़ा वो पावर हाउस है, आयरन डोम है, ये कुछ भी हमास को 7 अक्टूबर 2023 के अटैक को लॉन्च करने से रोक नहीं पाए। Israel's threats of retribution did not stop Hezbollah or the Houthis either from attacking the Jewish state। और इसराइल का जो धमकी थी रेट्रीब्यूशन की, प्रतिशोध की, उसने हिजबुल्लाह और हाउथीज रिबेलियन जो है उनको भी वो रोकने में नाकामयाब रहे कि वो इसराइल के ऊपर हमला ना करे। ज्यूइश स्टेट कौन है? ज्यूइश स्टेट इसराइल है। नॉर डिड ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क एंड इट्स, इसराइल का जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स का जो नेटवर्क है, ना ही उसके मिसाइल्स माइट डेटर इसराइल फ्रॉम एक्सपैंडिंग द वॉर बाय बॉम्बिंग द ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन सीरिया। वो भी ईरान को नहीं रोक पाए कि वो ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स सीरिया में हमला कर पाए या रोके उसको, इस चीज से वो भी रोक नहीं पाए। एंड Israel's nuclear weapons did not stop Iran from launching direct attacks on the country। इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, इस बात का भी डर ईरान को नहीं रहा, ये भी चीज ईरान को रोक नहीं पाए कि उन्हें डायरेक्ट अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। As deterrence collapsed, अब जिस तरीके से
ये जो एक दूसरे को रोक पाने में नाकाम हो रहे हैं, द क्राइसिस हैज एस्केलेटेड एंड वाइडेंड। तो ये जो पूरी परेशानी है, ये जो पूरा मसला है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत ज्यादा इसका विस्तार हो चुका है। ठीक है, इसका निवारण हमें मिल नहीं रहा। ठीक है, निवारण जो भी हो सकता था वो कोलैप्स हो चुका है और अब ये क्राइसिस बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया, बढ़ गया है। What has made the situation worse is the abdication of leadership by US President Joe Biden. और इस स्थिति को और ज्यादा गंभीर और ज्यादा परेशान किसने कर दिया है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोल दिया है कि अब हम इसराइल के लीडरशिप त्यागते हैं, हम इनका समर्थन नहीं करेंगे। He has given Israel a free hand in Gaza while focusing his diplomatic resources on preventing a regional war. उन्होंने इसराइल को बोला कि तुम्हें गजा में जो करना है करते रहो, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनका अब सारा फोकस किसके ऊपर है, इस रीजन में, गल्फ रीजन में एक वॉर हो जाए उसको रोकने के लिए अपनी सारी वो डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इसी के ऊपर अब लगाना चाहते हैं। He has remained unmoved when Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has continued to breach red line after red line. हथियारों पे हथियार प्रोवाइड किए जा रहे थे और अब आप बोल रहे हैं कि अब तो हमारे हाथ खड़े हो गए। तो जब प्राइम उन्होंने ही रिमेन्ड अनमूव्ड का मतलब क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक के बाद एक सीमाओं का उल्लंघन कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, टुडे द वॉर इन गजा रिमेन्स अनफिनिश्ड। अभी गजा का युद्ध खत्म नहीं हुआ है। व्हाइल अ रीजनल वॉर विच कुड ड्रॉ इन इवन द यूएस कुड ब्रेक आउट एनी टाइम। और इसी के साथ साथ में एक रीजनल वॉर जिसके अंदर यूएस भी घिसट जाएगा, खिंचा चला आएगा, उसको भी घसीट लिया जाएगा, ये किसी भी क्षण शुरू हो सकता है। देयर आर नो क्लियर ऑफ रैम्स। कोई भी क्लियर ऑफ रैम्स का मतलब होता है कोई भी साफ रास्ता नहीं है, इसका सीधा रास्ता नहीं है। अ फुल ब्लोन वॉर वुड बी कैटेस्ट्रॉफिक। एक अगर पूरा फुल ब्लोन वॉर मतलब अगर पूरा फुल फ्लेश तरीके से कंप्लीट यहाँ पे वॉर अगर स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ही विनाशकारी होगा। एंड कुड स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल पार्टीज। और स्पायरल आउट ऑफ मतलब करना, आउट ऑफ कंट्रोल मतलब कि वो बेकाबू हो जाएगा, वो हमारे हाथों से निकल जाएगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर इसमें मल्टीपल पार्टी शामिल हो जाएंगी। देखो, सबसे सीधी सी बात है, जब आपके पास में एक देश था, वो एक छोटे से टुकड़े के ऊपर अटैक कर रहा था, आप उसको रोक सकते थे, राइट। उनके ऊपर किसी भी तरीके का डिप्लोमेटिक प्रेशर बना के, कुछ सैंक्शंस लगा के उसको रोकने का प्रयास किया जा सकता था। सारी दुनिया एक साथ होती, उनको रोकने का प्रयास करती। लेकिन जब अब इसमें मल्टीपल पार्टीज अगर इन्वॉल्व हो जाएंगी तो कौन किसको समझाएगा? कोई भी समझाने वाला बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो समझाना है, जिनको समझा सकते थे, जो समझा सकते थे वो भी अब वॉर में होंगे, राइट। तो कोई समझाने वाला होगा नहीं और कोई किसी की बात सुनेगा भी नहीं। तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इस मल्टीपल पार्टी इन्वॉल्वमेंट को रोका जाए, इस वॉर को एस्केलेट होने से रोका जाए। While Israel's threat of retaliation looming large, अब क्योंकि इसराइल का ये जो खतरा है जब ये मंडरा रहा है, लूमिंग लार्ज मतलब बहुत तेजी से मंडरा रहा है, द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग मतलब समय तेजी से निकल रहा है। Preventing such an outcome should be the immediate priority of the major world powers. तो इस तरीके के किसी भी परिणाम को बचाना, इस तरीके के किसी भी परिणाम से बचना इस वक्त दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द यूएस, जिसमें यूएस भी शामिल है। विच हैज ग्रेट लेवरेज ओवर इसराइल एंड चाइना, जिनके पास में काफी ज्यादा प्रभावशालीता है, यानी कि इसराइल और चाइना यूएस को काफी ज्यादा सही मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, शायद ऐसा कह रहे हैं। विच हैज अ डीप इन्फ्लुएंस इन तेहरान, और चाइना जिनका तेहरान के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव है, इन दोनों पावर्स को, इसराइल और ईरान को समझाना चाहिए। वेस्ट एशिया इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या हो गया? एक आप ऐसे कगार पे हैं, परिवर्तन के मुखौने पर है, परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षण पर है। तो वेस्ट एशिया इस वक्त एकदम परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षण पर है। किसी भी पल ये बाकी सारे देश जो है, एक गल्फ कंट्रीज के बीच में युद्ध छिड़ सकता है और बहुत सारे देशों में प्रभावित हो जाएंगे। एंड द रीजन नीड्स एम्फेटिक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस। और अब इस समय जरूरत क्या है कि हम एक एम्फेटिक मतलब स्पष्ट और क्लियर और जोरदार यहाँ पे डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक हस्तक्षेप, कूटनीतिक बातचीत करें यहाँ पे,
टू ब्रेक आउट ऑफ इट्स कन्फ्लिक्ट लूप एंड डायल डाउन द हीट। ब्रेक आउट करना मतलब शुरू होना किस चीज से, इनका जो ये कन्फ्लिक्ट का, मैं तुम बदला लोगे फिर मैं बदला लूंगी फिर तुम बदला लोगे फिर मैं बदला लूंगी, ऐसे ये बदला बदला जो खेल रहे हैं ना, इस चक्र से वो बाहर निकले। एंड डायल डाउन द हीट का मतलब होता है कि यहाँ पे थोड़ी शांति बहाल करे, यानी कि जो इतनी गर्माहट इतनी उत्तेजना यहाँ पे बढ़ चुकी है उसको कम किया जा सके। तो ये था पैसेज। बहुत सीरियस ये मसला हो चुका है, इसको जितना जल्दी हो सके सुलझाया जाए तो उतना ही हम सब के लिए बेहतर होगा। वरना ऑलरेडी यूक्रेन रशिया वॉर से जूझने के बाद में, फिलिस्तीन गाजा वॉर देखने के बाद में, गाजा इजराइल वॉर देखने के बाद में अब एक ऑल आउट वॉर की स्थिति में ये दुनिया नहीं है, क्योंकि हमने इन दोनों वॉर से, खास तौर पे यूक्रेन रशिया वॉर से इकोनॉमीज दुनिया भर की किस तरीके से प्रभावित हुई है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो कमेंट सेक्शन में अपना विचार लिख के बताइए कि क्या हम कर सकते हैं इस वॉर को रोकने के लिए, और कौन कौन से देश हैं जिनको बीच में हस्तक्षेप करके इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। What can be inferred about the reason for Iran's restraint in responding to Israel's attacks on its allies? बोल रहे हैं क्या कारण हो सकता है कि ईरान ने खुद को रोका इजराइल के ऊपर अटैक करने से और उसके सहयोगियों के ऊपर अटैक करने से। इसके बारे में पैसेज से क्या पता चलता है? तो ईरान ने क्या बोला, ठीक है हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे अगर आप गजा के ऊपर सीज फायर कर देते हैं तो, ठीक है, ये उन्होंने बोला। ईरान लैक्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज टू काउंटर इजराइल स्ट्राइक। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के पास में मिलिट्री क्षमता नहीं है, ईरान के पास में मारक क्षमता नहीं है। ईरान के पास में बहुत सारे मिसाइल्स हैं, बहुत सारे रॉकेट्स वगैरह हैं, आर्मी उनकी भी काफी स्ट्रांग है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि भाई सीज फायर हो गजा में, वहां पे विनाश रुक जाए, ठीक है। ईरान वाज सीकिंग अ सीज फायर टू अवॉइड फर्दर एस्केलेशन इन द रीजन। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू बेस्ड ऑन द पैसेज? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? Israel's initial attack on Iran was a response to Iran's missile attack on Israel. Incorrect है। इजराइल ने पहले हमला नहीं किया था ईरान के ऊपर, बल्कि ईरान ने पहले हमला नहीं किया हुआ था इजराइल के ऊपर। सबसे पहले अटैक इजराइल ने ईरान के ऊपर किया था और वो भी डायरेक्ट अटैक कहाँ किया था, मतलब ईरान के सीधे सीधे ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि सीरिया एक और कंट्री है, वहां के दमास्कस में इन्होंने इसके एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था, ईरानियन एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था, राइट। तो ईरान अटैक्ड इजराइल डायरेक्टली बिफोर इजराइल एस्केलेटेड द कॉन्फ्लिक्ट बाय किलिंग हमास पॉलिटिकल चीफ। इनकरेक्ट है, ईरान ने सीधे सीधे इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया था। The conflict intensified after Israel's attack on Iran's embassy in Damascus. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। क्रिटिसाइज किया गया यूएस को, क्रिटिसाइज किया गया इजराइल की पॉलिसीज को, क्रिटिसाइज किया गया वर्ल्ड को कि वो इस कन्फ्लिक्ट में क्यों आंख मूंद के बैठा हुआ है, और कंसर्न जताया गया कि अब अगर इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं किया गया तो ये ऑल आउट वॉर में तब्दील हो जाएगा। पूरा गल्फ जो रीजन है वो इसमें शामिल हो जाएगा और कई सारी जो नाटो पावर्स हैं, कई सारी जो वीटो पावर रखने वाली कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, वो बीच में शामिल हो जाएंगी, ठीक है। और दो बंदरों की लड़ाई में, बिल्लियों की लड़ाई में कौन सा बंदर बाजी मार के लेके जाएगा पता नहीं है, राइट। सो ऑप्शन ए क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड इज करेक्ट। Which of the following phrases can appropriately fill in the blank in the context of the passage? पैसेज के लिए इनमें से कौन सा फ्रेज जो है वो ब्लैंक को फिल कर सकता है? With the crisis in the West, with the crisis in West Asia reaching an point. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात की जा रही है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंच गया है, परिवर्तन की कगार पर पहुंच गया। और इन्फ्लेक्शन ई की साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है, ए ई आई ओ यू, ए ई ओ अ, ठीक है, ये साउंड होते हैं। तो ई की साउंड आ रही है, दैट मीन्स एन इन्फ्लेक्शन होगा, एन और साथ में इन्फ्लेक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, डिसइंटरेस्टेड मतलब किसी चीज में लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाना,
सैचुरेशन अगेन मतलब ठहराव आ जाना और किसी चीज में रुकावट आ जाना, मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाना। तो यहाँ पे इन्फ्लेक्शन की बात की जा रही है, एक परिवर्तन के कगार पर है। Which of the following is most appropriate synonym for the word abdication? Abdication का मतलब होता है किसी चीज का त्याग कर देना, right? Acceptance, acceptance मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, right? तो स्वीकार करना और त्याग करना synonym नहीं हो सकते। Relinquishment, relinquishment का मतलब होता है त्यागना, राइट? तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। एक्विजिशन मतलब किसी चीज को एक्वायर करना, किसी चीज को हासिल करना, प्राप्त करना। प्रोक्योरमेंट मतलब है किसी चीज को प्राप्त करना। सो ऑप्शन बी रिलिंक्विशमेंट इज करेक्ट। The CBI on Tuesday, October 1, 2024, filed a closure report in a case of alleged cheating against former NDTV promoters and directors Pranoy Roy and Radhika Roy, as it could not find legally tenable evidence। बोल रहे सीबीआई ने मंगलवार को, जो कि 1 अक्टूबर 2024 की डेट है, उसमें एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है कि भाई अब हम इस केस को बंद कर रहे हैं। क्यों? किस केस में? इन अ केस, एक केस में, यानी कि पी हमारा क्या होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पूरे टॉपिक को। ठीक है, ए केस बोला गया इसलिए। अगर द केस बोला जाता ना, तो द केस मतलब उस केस की चर्चा पहले की जा रही है, लेकिन अ केस बोला जा रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। किस चीज का केस था? कथित तौर पे चीटिंग का केस था। किसके अगेंस्ट? फॉर्मर एनडीटीवी के प्रमोटर और डायरेक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के ऊपर। और ये कहा गया कि हम ये क्लोजर रिपोर्ट इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी लीगली टेनेबल एविडेंस नहीं मिला। अब लीगली टेनेबल एविडेंस वो एविडेंस होता है जिसको कानूनी रूप पे एक्सेप्ट किया जा सके, जिसके ऊपर कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान में विचार विमर्श किया जा सके, जो कानूनी रूप से मान्य हो। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इन दी 48 करोड़ लॉस rupees loss incurred by the ICICI Bank in the settlement of a loan in 2009, officials said। पढ़ रहे हैं किस चीज का था ये, किस चीज में इनको एविडेंस नहीं मिला कि 48 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है आईसीआईसीआई बैंक को एक लोन सेटलमेंट के केस में। ठीक है, जैसे मान लो एनडीटीवी के प्रोमोटर्स ने लोन लिया होगा, तो आईसीआईसीआई बैंक को जब उन्होंने वापस करा तो वो लोन उनका पूरा चुकता नहीं हुआ, उसमें 48 करोड़ रुपीस बकाया रह गए। कब की बात है? 2009 की बात है, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। द कंप्लेन alleged that the Roys pledged their entire shareholding as collateral for his loan, for this loan। तो द कंप्लेन, किसी कंप्लेन की चर्चा पहले की गई होगी। फर्स्ट लाइन में तो किसी कंप्लेन की चर्चा नहीं है, इस लाइन में किसी कंप्लेन की चर्चा है नहीं है। इसमें क्लोजर रिपोर्ट की बात की गई है। पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अगर हम ऑप्शंस पे चले तो पी से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब ये कैसे एक और चीज से पता चल सकता है, यहाँ पे आर ऑप्शन दिया है, दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आर स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है। आर स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है द केस से। द केस मतलब वो केस जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, और इस केस का इंट्रोडक्शन कहाँ किया गया था? यहाँ पे अ केस से। ठीक है, तो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, राइट? इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात की गई कि द कंप्लेन, अगेन द कंप्लेन बताता है कि वो कंप्लेन की चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन फर्स्ट लाइन में कंप्लेन की चर्चा नहीं हुई है। दैट मीन्स क्यू जो है सेकंड स्टेटमेंट नहीं होगा, राइट? तो द कंप्लेन alleged दैट, इसमें कहा गया कि रॉयज ने अपनी पूरी शेयर होल्डिंग जो है वो कोलैटरल, वो गिरवी रखी थी लोन के तौर पे। फेलिंग टू रिपोर्ट द प्लेजिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन वो इसकी शपथ जो है, यानी कि इसकी जो कार्रवाई है, वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी या स्टॉक एक्सचेंजेस या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के सामने नहीं कर पाए। ठीक है, द केस वॉज इनिशिएटेड इन 2017। अब ये उस केस की बात बता रहे हैं, जो केस, जिस केस के ऊपर क्लोजर रिपोर्ट दी गई ना, उस केस के बारे में बता रहे हैं कि ये जो केस है ये 2017 में शुरुआत हुई थी, जब सीबीआई ने एक रजिस्टर्ड
सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर करी थी बेस्ड ऑन अ कंप्लेन फ्रॉम एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की कंप्लेन के तौर पे। अब ये आ गया ना अ कंप्लेन। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अ कंप्लेन इंट्रोडक्शन करता है कंप्लेन की, और द कंप्लेन बताता है उसी कंप्लेन की चर्चा हो रही है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन आर स्टेटमेंट में दिया गया था। यानी कि पी के बाद में आएगा हमारा आर स्टेटमेंट, ये होगा हमारे सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है। और क्या नाम है उन व्यक्ति का? संजय दत्त ऑफ क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड, इनकी कंपनी है क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड। हु अलेजेड, जिन्होंने कथित तौर पे ये कहा है दैट RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एसोसिएटेड विद द रॉयस, RRPR होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि रॉयस की कंपनी है उनके साथ हम उनकी उसमें भागीदारी है, हैड टेकन अ 500 करोड़ रुपीस लोन from India Bulls Private Limited to acquire a 20% stake in NDTV through a public open letter offer। तो बोल रहे हैं कि उनने 500 करोड़ जो है लोन लिया इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से ताकि वो एनडीटीवी के 20% शेयर जो है स्टेक्स जो है वो खरीद पाए एक ओपन पब्लिक ऑफर के तौर पे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एफआईआर, अभी किस एफआईआर की बात कर रहे हैं? इस एफआईआर की बात कर रहे हैं कि इस एफआईआर के अनुसार जो RRPR होल्डिंग्स था ऑल्सो टुक आउट अ 375 करोड़ लोन with 350 crore dispersed from ICICI बैंक। तो बोल रहे हैं इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने RRPR ने क्या किया, 375 करोड़ रुपीस का लोन भी लिया ICICI बैंक से, जिनमें से 350 करोड़ रुपए जो है उनको मिल चुके हैं, डिस्पर्स हो चुके हैं at an interest rate of 19% per annum to repay the loan from India Bulls। क्यों लिया इन्होंने लोन? कि इंडिया बुल का लोन ये वापस चुका पाए, तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट आईसीआईसीआई बैंक ने कितना लगाया? 19% पर एनम, सालाना 19% की दर से उन्होंने इंटरेस्ट लगाया इसके ऊपर। ठीक है। अब देखो आर हमारा सेकंड स्टेटमेंट इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है ऑप्शन बी में, तो PRSQ ऑप्शन बी इज करेक्ट। This approach will while useful in certain context। अब this approach बोला गया, किसी अप्रोच की बात की जा रही है, कौन सी अप्रोच पता नहीं चला ना, तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ऑप्शन देखो ए है बेनी फर्स्ट स्टेटमेंट। बोल रहे हैं अक्सर ये यूजफुल होती है कई जगहों पे, फॉल्स शॉर्ट इन इवेलुएटिंग द क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन जब हम क्रिटिकल थिंकिंग का आंकलन करना चाहते हैं या किसी की एनालिटिकल स्किल्स का आंकलन करना चाहते हैं तब ये पर्याप्त नहीं होती, ये अप्रोच पर्याप्त नहीं होती। एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल डॉक्टोरल रिसर्च, ये जानने के लिए कि भाई ये व्यक्ति क्या सक्सेसफुल तरीके से डॉक्टोरल रिसर्च कर सकता है या नहीं। The use of National Eligibility Test NET as a primary criterion for PhD admissions in India has sparked significant debate within the academic community। तो ये है इंट्रोडक्शन कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं जो नीट नेशनल एलिजिबिलिटी नेट का टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि PhD में एडमिशंस के लिए होता है। इसने एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट खड़ा कर दिया है एकेडमिक कम्युनिटी के अंदर में। अब बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे NET शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएटिव फॉर्म यूज किया गया है और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया गया है माय नेम इज प्रियंका ठाकुर, यू कैन कॉल मी PT। ठीक है। तो अब यू कैन कॉल मी PT मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं पूरा नाम बताऊंगी ना अपना। तो सेम चीज, पहले नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बताएंगे उसके बाद NET बोलेंगे, राइट। तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन में देखो बी फर्स्ट स्टेटमेंट सी में है, डी में है, ऑप्शन सी एलिमिनेट करना है, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी कैसे एलिमिनेट होगा? द नेचर ऑफ द टेस्ट, द टेस्ट उस टेस्ट की बात जिसकी पहले, उस टेस्ट के बारे में बात करें जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, राइट। किसकी चर्चा हुई है? NET एग्जाम की हुई है। और सी कैसे एलिमिनेट होता है? ट्रेडिशनली द नेट एग्जाम। तो यहाँ पे द नेट बोला गया है जो कि इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया, तो सी और डी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकते। ठीक है। ट्रेडिशनली द NET एग्जाम, नेट एग्जाम has served as qualifying examination for junior research fellow and in determining eligibility for assistant professorship। बोल रहे हैं हमारा जो
पुराना इतिहास रहा है, उसमें जब नेट का एग्जाम जो होता है वो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, या फिर साथ ही साथ ये समझने के लिए कि क्या ये व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए काबिल है, उसके लिए एलिजिबल है, ये समझने के लिए। तो बी के बाद में क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीट के उसी जो नीट का एग्जाम है उसी के आगे बता रहे हैं कि नीट का एग्जाम क्यों लिया जाता था। फिर बोल रहे हैं जो टेस्ट का नेचर है वो क्या है, द नेचर ऑफ द टेस्ट विच इज इंटायरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, एमसीक्यूज होते हैं इसमें, प्रीडोमिनेंटली असेसेस लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये निचले तबके की कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करता है, सच एज मेमोरी एंड रिकॉल, कि याददाश्त किसकी कितनी स्ट्रांग है, कितना कोई रिकॉल कर सकता है, ठीक है। हाउएवर its growing role in determining PhD admission raises hard questions about its efficacy in identifying true research potential. लेकिन जिस तरीके से अब इसका योगदान PhD के एडमिशन्स को डिटरमाइन करने के लिए हो रहा है, वो सवाल खड़े करता है कि क्या ये प्रभावशाली तरीका है वाकई में रिसर्च कर सकने योग्य स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए। तो ये हाउएवर जो है सी स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्शन में होता है कि भाई पहले तो उसका इस्तेमाल हम जेआरएफ के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से इसको पीएचडी के एग्जामिनेशन या एडमिशन्स के लिए डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है वो क्वेश्चनेबल है। तो बी के बाद में सी, सी के बाद में ई, ये हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा कि जो इस नेचर टेस्ट का नेचर है वो क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो ये केवल मेमोरी और रिकॉल को रिसर्च करता है, समझता है, जांचता है। तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो उसमें रिसर्च पोटेंशियल कितना है। फिर आता है लास्ट में ए पॉइंट कि ये जो अप्रोच है कुछ केसेस में तो यूजफुल थी, लेकिन हर केसेस में जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, एनालिटिकल स्किल्स की बात करें, तब ये पर्याप्त नहीं होती। ये हो गया अंतिम फिफ्थ पॉइंट। तो अरेंजमेंट बन रहा है बी सी ई D A. B C E D A, option C is correct. A few months after Conrad's death, कॉनराड की मृत्यु के कुछ महीने बाद, the nobles met at Aix-la Chapelle and elected Henry to be their king. तो नोबल्स कौन हो गए, बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हो गए या फिर मंत्री हो गए या फिर जो बड़े बड़े अमीर घरानों के लोग हो गए, वो सब मिले कहाँ पे, एक्सला चैपल में, और उन्होंने हेनरी को अपना राजा चुन लिया। At this time, it was the dash in Europe to hunt various birds. It was a custom हो सकता है, it was the custom, यूरोप में ये प्रचलन था कि चिड़ियों को हंट किया जाए, अलग अलग पक्षियों को, such as the wild duck and partridge with falcons. पार्ट्रिज भी एक तरीके के पक्षी होते हैं और फैल्कन्स क्या होते हैं, बाज की तरह के पक्षी होते हैं, ठीक है, जिनको शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो जो है पक्षियों को एक तरफ अपने प्रे समझ के एक तरफ खदेड़ते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उनको जो निशानेबाज होते हैं वो उनको गोली मार देते हैं पक्षियों को, ठीक है। द फैल्कन्स वर लॉन्ग विंग बर्ड्स ऑफ प्रे। फैल्कन जो है बहुत लंबे से पंखों वाले पक्षी होते थे जो शिकार करते थे, लाइक हॉक्स हो सकता है। दे वर ट्रेन टू डैश ऑन देयर मास्टर्स रिस्ट एंड वेट पेशेंटली अंटिल दे वर टोल्ड टू फ्लाई। तो पार्च, पक्षी जब बैठते हैं ना तो उस बैठने की पोजीशन को, पक्षियों के बैठने को पार्च बोला जाता है। जैसे हम अगर बैठते तो क्या बोलते हैं, सिट, राइट। बैठने को हमारे को क्या बोलते थे, शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सिट। वैसे ही अगर पक्षी बैठते हैं तो उस बैठने को बोलते थे पार्च। तो दे वर ट्रेन टू पार्च ऑन देयर मास्टर्स रिस्ट, अपने मास्टर्स की रिस्ट के ऊपर, रिस्ट मतलब कलाई के ऊपर, पार्च करने के लिए उनको ट्रेनिंग मिलती थी और वो पेशेंटली वहां पे वेट करते थे जब तक कि उनको उड़ने के लिए ना कहा जाए। देन दे वुड स्विफ्टली डैश एट देयर प्रे एंड बियर इट टू द ग्राउंड। फिर वो स्विफ्टली क्या करते थे, अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, उसको झपट सकते हैं। तो किसके ऊपर, उनके प्रे के ऊपर, उनका जो शिकार है उसके ऊपर, और फिर उसको जमीन पे गिरा देते थे। हेनरी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फैल्कनरी। हेनरी को इस शिकार का बहुत शौक था। एंड हेंस वॉज नोन एज हेनरी द फॉलर और फैल्कनर, इसलिए उनका नाम भी हेनरी द फॉलर या फैल्कनर रखा गया। एज सून एज द ऑथर अदर ड्यूक्स
had elected him king, जैसे ही दूसरे ड्यूक्स ने उनको अपना राजा चुन लिया, a messenger was sent to Saxony to dash him of the honor done for him. तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए बोल भेजा गया होगा ना, उनको बताने के लिए। तो जैसे ही बाकी सबने उनको अपना राजा चुन लिया, तो एक मैसेंजर भेजा गया सेक्सनी के लिए, ताकि उनको बताया जा सके कि उनको क्या सम्मान मिला है। आफ्टर अ सर्च ऑफ सम डेज ही वॉज एट लास्ट फाउंड, फिर वो जो मैसेंजर भेजा गया था उसने कई दिनों तक उनको खोजा, फिर अंततः उनको ढूंढ लिया। फार अप इन दी हार्ट्स माउंटेन हंटिंग विद हिज फैल्कन्स, जो कि बहुत दूर हार्ट्स माउंटेन पे थे और अपने फैल्कन से हंट कर रहे थे, शिकार कर। एट दिस टाइम इट वॉज द डैश इन यूरोप टू हंट वेरियस बर्ड्स। रिचुअलिस्टिक, रिचुअलिस्टिक मतलब धार्मिक कोई परंपरा। कन्वेंशंस, कन्वेंशंस मतलब पारंपरिक जो हमारे रिचुअल्स होते हैं। कस्टम, कस्टम मतलब उस समय पे ये प्रचलन था। मोटिव, मोटिव मतलब उद्देश्य, तो उस समय पे ये प्रचलन था ना, प्रचलन ऑप्शन सी इज करेक्ट, कस्टम ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फैल्कन्स वर लॉन्ग विंग्ड बर्ड्स ऑफ प्रे डैश हॉक्स। सब्जुगेटिंग, सब्जुगेटिंग मतलब कि अधीन, किसी के सेवक के तौर पे। फेवरिंग मतलब किसी को पक्ष लेना। रिजेंबलिंग मतलब उसकी तरह दिखना, तो वो हॉक्स की तरह दिखते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एकोइंग, एकोइंग मतलब गूंजना, यहाँ पे वो दिखने की बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दे वर ट्रेन टू डैश ऑन देयर मास्टर्स रिस्ट। पर्च, पर्च करना मतलब बैठना, उनका जो बैठने का स्टाइल होता है उसको पर्च बोलते हैं। और चिर्प उनके चहचहाने, पक्षियों के चहचहाने को चिर्पिंग बोला जाता है, चिर्प बोला जाता है। सिटिंग, लर्च या चिर्प, सो ऑप्शन ए पर्च, पर्च इज करेक्ट। Then they would swiftly dash at their prey and bear it to the ground. Then they would swiftly dash. Flight, flight मतलब उड़ान भरना, राइट? तो उड़ान तो नहीं भर रहे होंगे। डैश्ड, डैश का मतलब होता है तेजी से भागना या दौड़ना। लिप्ट, लिप्ट का मतलब होता है छलांग लगाना। डार्ट, डार्ट मतलब हमला करना, तो वो हमला करते हैं ना अपने उसके ऊपर, निशाना लगाते हैं अचानक से, ठीक है? तो वो अचानक से निशाना लगा के उनके ऊपर झपट पड़ते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। As soon as the other dukes had elected him king, a messenger was sent to Saxony to dash him of the honor done for him. Convey, कन्वे का मतलब होता है संदेश या जानकारी को पहुंचाना। नलीफाई मतलब निरस्त कर देना। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब भी संदेश या विचार को पहुंचाना। और इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, तो यहाँ पे उनको सूचित करने के लिए बोला गया था, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है कि आप किसी जो राइटर ने बात बोली है उसका गहन अर्थ समझ गए हैं, ठीक है? यानी कि उसका जो हिडन मीनिंग है आप उसको अगर समझ गए हैं तो मतलब है यू हैव रेड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड अलाउड, जोर से पढ़ना। टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग, जो छुपा हुआ अर्थ है उसको समझ जाना। टू रीड विदाउट कंसंट्रेशन, बिना ध्यान के पढ़ना। टू विस्पर, फुसफुसाना, सो ऑप्शन बी टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग इज करेक्ट। Loud noise affects our ability to concentrate. Effects जो है वो एक नाउन है, प्रभाव की बात हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे हमें वर्ब की जरूरत है, जो कि क्या बनता है? affects, प्रभावित करना। So the loud noise प्रभावित करती है our ability to concentrate, हमारी जो क्षमता है फोकस करने की उसको प्रभावित करती है। His industrious attitude was the reason for his promotion. Industrious का मतलब है बहुत मेहनती, अगर याद नहीं होता तो आप सोचो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, ठीक है? तो उसका जो मेहनती रवैया था उसकी वजह से उसको प्रमोशन मिल गया। एंटोनिम क्या हो जाएगा मेहनती का? लेजी। एफिशिएंट, एफिशिएंट बड़ा ही प्रभावशाली, बड़ा ही कारगर। हेजी, धुंधला। लेजी, आलसी। प्राइसी, महंगा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, लेजी इज करेक्ट। These people are artists. Dash skills are ordinary. तो these people एक से ज्यादा लोग हैं तो क्या होगा? their skill. अब जब belongingness बताना है, अगर आपने किसी के साथ में कनेक्शन बताना है तो उसका क्या होगा? उनकी स्किल्स की बात करें ना, THEIR, their, they are, ये है they are, वो है they are, they और there, there ये है वहां पे, किसी जगह पे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
दे एड्रेस द स्पेशल गैदरिंग परफेक्टली। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। दे एड्रेस्ड, एड्रेस्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होता है एड्रेस की स्पेलिंग? ADDRESSED, एड्रेस्ड। ठीक है, सो परफेक्टली करेक्ट है, गैदरिंग करेक्ट है, एड्रेस्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट। द प्रिंस इज द डैश टू द थ्रोन। प्रिंस क्या है? राजा है, राइट? तो राजा, वारिस, वारिस को क्या बोलते हैं? हेयर। ये क्या है? हवा, एयर। ये क्या है? एरर। ई का मतलब होता है पहले, और ये क्या है? हेयर, यानी कि ये बाल वाला हेयर नहीं है, हेयर है, हायर भी बोलते हैं कई लोग, हेयर भी बोलते हैं। ये क्या है? उनका वारिस है, उस गद्दी का वारिस है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Shyam has reserved a dash in the train for his wife as she will be giving dash to his child soon. She will be giving birth. अब यहाँ पे किसका आएगा? बच्चे को पैदा करेंगे, जन्म देंगे, तो वो होता है बर्थ। ठीक है, बर्थडे इसलिए आता है ना, बर्थ, BIRTHDAY। तो इसमें ये बर्थ क्या है? जन्म का दिन, राइट? तो बर्थडे। और यहाँ पे ट्रेन में कौन क्या रिजर्व की जाती है? सीट। सीट को क्या बोल जाता है? ट्रेन की सीट को क्या बोलते हैं? आप कौन सी बर्थ पे हैं? BERTH, बर्थ। तो बर्थ, बर्थ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। कंसाइंसियस, कंसाइंसियस कोई शब्द नहीं होता, कंसाइंटियस होता है, जिसका मतलब होता है ईमानदार। CONSCIENTIOUS, conscientious. So option A is correct. Men allowed for Olympic artistic swimming for the first time at the 2024 Paris Games, the IOC confirmed on Thursday. तो पुरुषों को भी अलाउ किया गया है कि वो क्या करें? आर्टिस्टिक स्विमिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे 2024 पेरिस गेम के दौरान में, ऐसा आईओसी ने कंफर्म किया है थर्सडे को। तो अलाउड का हमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। आर लाइकली, आर लाइकली मतलब वो कर सकते हैं, संभावना है। हैव परमिटेड, मेन हैव परमिटेड, मेन पुरुषों ने अनुमति नहीं दी है। मेन आर एलिजिबल, पुरुष भी कर सकते हैं, सो पुरुष भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। As there was no one to look through the orphan, he had to take refuge in the orphanage. अब क्योंकि उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, तो इसलिए उसको ऑर्फनेज में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, तो लुक थ्रू नहीं होता, लुक आफ्टर। जब ध्यान देने की बात की जाती है तो क्या होता है? लुक आफ्टर। सो लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को नीचे की तरफ देखना, किसी को अपने से कमजोर समझना या अपने से नीचे समझना। लुक आफ्टर, ध्यान रखना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही डैश टू द मैनेजर अबाउट द टेरेबल फूड इन द हॉस्टल। उसने शिकायत करी होगी, राइट? ही सेड अ बिग कंप्लेन, इनकरेक्ट है। ही टेरिबली कंप्लेंट, he said a complaint, he made a complaint. So उसने शिकायत करी है, ऑप्शन डी made a complaint is correct. The dash purpose of the coaching was to identify the talented player. The main purpose, ये क्या है? मेन, या शेर के पीठ पे जो बाल होते हैं लंबे लंबे ना, शेर के गर्दन पे होते हैं, घोड़े की पीठ पे होते हैं, उनको बोलते हैं मेन। मीन, मीन मतलब कि बहुत ही घटिया या फिर बहुत ही एवरेज। मेन मतलब मुख्य, माइन मतलब मेरा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मेन था ना, मेन पर्पस था कोचिंग का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टर्मिनेट, टर्मिनेट का एंटोनिम बताना है। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना। एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज की शुरुआत करना। मार्क, मार्क मतलब चिन्हित करना। बिगिन मतलब शुरुआत करना। डाई मतलब मृत्यु हो जाना। कंक्लूड मतलब अंततः उसका रिजल्ट क्या निकला वो बताना, समाप्त करना। सो ऑप्शन बी बिगिन इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।